कहाँ तक हुआ था, ध्यान में है? चंद्र डागर के बारे में बता दिए थे। चंद्र डागर के बारे में। चंद्र डागर ने क्या किए थे? जैविक खेती। कैसे किए थे? जैविक खेती। जैविक खेती क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार से अपशिष्ट का नहीं बनता है, 0% अपशिष्ट बनता है। अर्थात वेस्ट मटेरियल, अगर हम खेती कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल अगर 0% बन रहा है तो वह एक प्रकार से क्या होता है? जैविक खेती होता है। तो आपने देखा कि डागर ने कहाँ के थे? हरियाणा के। उन्होंने किस प्रकार से खेती की आपने देखा। कहीं भी उन्होंने अपने अपशिष्ट पदार्थों को कहीं दूसरे जीव में क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे, जिससे कि अपशिष्ट पदार्थ से वातावरण प्रदूषित नहीं हो रहा था। तो यह एक प्रकार के क्या है? जैविक खेती। फिर इसे देखते हुए इन्होंने एक क्लब खोला था, हरियाणा क्लब के नाम से खोला था, हरियाणा में ही, जिसमें बहुत सारे किसानों के बारे में किसानों को बताया कि आप लोग भी जैविक खेती कीजिए, जैविक खेती से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। कोई दिक्कत? चलिएगा, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। लास्ट हेडिंग में चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद थोड़ा सा 2 और बचेगा, ये आज खत्म कर देंगे। आज 10 जाए 15 जाए जे जाए। फक 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 फक। कितना तक है? कै पेज था? 11। आए, ये क्लब तो हो ही गया था ना। रेडियो एक्टिव भी बताइए दिए थे। रेडियो एक्टिव कितना इंपॉर्टेंट था, कहाँ तुरंत ये सब सवाल बनता है, ये सबसे एकदम अलबलाही आदमी सब कुल हमरा डुबा देते। सब तेजा पर वह बोल रहा है, जितना लड़का एब्सेंट है कोची कहता है, एक दिन क्लास नहीं डालते हैं तो सर ऑनलाइन कर दीजिए सर, अब चलाएं, रूम खाली करके चलाए हैं घर। अब काय को पढ़ रहा होगा ऑनलाइन में हमारा पता नहीं है। चलिए, आकस्मिक रिसाव बता दिए थे। रेडियो एक्टिव से आकस्मिक रिसाव क्या था हम बता भी दिए थे। इंसान मरा भी था। कितना इंसान मरा था? 14,000। चलिए, ये सब खाली बस समझना है, जो बोल रहे हैं खाली। तो हम तोरा 18,000 बोल रहे हैं, तू काहे कुखतिए रहे। चलो, रेडियो एक्टिव बेस्ट के बारे में भी बता दिए थे। यह सब हमारा रेडियो सक्रिय क्या है? पदार्थ। इसमें से सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम। यह सब बहुत भयानक है। जितना हमने बोला था कि 1 करोड़ केजी न बताए थे, कोयला जितना विद्युत उत्पन्न करता है उतना खड़े 1 केजी करता है, बताए थे ना। तो यह सब रेडियो सक्रिय पदार्थ है। करता तो है लेकिन इससे हानिकारक भी बहुत ज्यादा है। क्लियर? जैसे कि हमने बता रखा था। चलिए आइए, संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुसंरक्षण द्वारा निम्नीकरण। हिंदी इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ, ठीक है। चलिए देखिएगा, संसाधन के अनुचित प्रयोग मतलब अब संसाधन है तो हम उसको प्रयोग तो करेंगे लेकिन अनुचित तरीके से। ऐसा नहीं कि आप प्रदूषण फैलाइए जैसे तैसे कीजिए, अनुचित तरीके से उसका क्या करेंगे? अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुसंरक्षण का निम्नीकरण क्या है समझते हैं इसे लैंग्वेज से। आज के समय में प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण होते जा रहा है। निम्नीकरण का मतलब होता है खत्म होते जा रहा है। आज के समय में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होते जा रहा है। अरे दोहन का मतलब होता है खत्म। नहीं कर रहे हैं क्या हम लोग प्राकृतिक संसाधन? हम लोग नदी के जगह पर अपना घर बना रहे हैं जी। पहले के समय में पुल पर जो था, क्या था? एक नदी था। ऐसा पुल हम तो नहीं जानते हैं, उस टाइम हमारा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन लोग कहते हैं कि यह सब क्या था? एक नदी था। तो बताओ, इस नदी जब इस टाइम होगा तो वहां पर कितना सारा जलीय जीव होंगे। समझ रहा है? अब प्राकृतिक का दोहन करके आज हम उस पुल पर एगो जगह बना दिया, दुनिया प्रकार का उसका पर व्यापार हो रहा है। तो यह एक प्रकार से क्या है? प्राकृतिक का निम्नीकरण है कि नहीं है? अरे प्राकृतिक को हम खत्म कर रहे हैं कि नहीं है? तो प्राकृतिक का निम्नीकरण होते जा रहा है, अर्थात इसके अनुचित प्रयोग आज के समय में करना जरूरी है। मतलब जो आप एकदम गर्दा छुड़ा के एकदम हड़ाहे कुचाहे जो प्रयोग कर रहे हैं, एकदम उसमें क्या लाएं? अनुचित तरीके से करें। जितना जरूरत है उतने काम करें। जैसे कि हम लोग को भोजन भी होता है, अनुचित खाना ही खाना चाहिए। जैसे कि
कहियो मिल लो कस के बढ़िया, अगर मुर्गा रोटी मिल लो तो 10 रोटी चिवा गलियो और 10 रोटी चिवा ले लिया उठले नहीं जा लो, तो वह एक प्रकार के बेकार चीज है। आप इतना ही खाइए जितना में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सको, समझे बातों को। तो वह अनुचित प्रयोग करने के लिए कर रहा है। आप प्रयोग कीजिए, मुर्गा खाइए, लेकिन अनुचित तरीके से, समझे, एकदम हड़ा है कुछ आए ना एकदम ठेल दीजिए कस के, तो यह क्या हुआ, अनुचित तरीके से। अर्थात आज के समय में प्रकृति का जो दोहन होते जा रहा है, निम्नीकरण होते जा रहा है, आज के समय में प्रकृति का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और वही हेडिंग में कह रहा है जी, संसाधनों का अनुचित प्रयोग, हेडिंग ही कह रहा है संसाधनों का आप अनुचित प्रयोग कीजिए, आवश्यकता अनुसार प्रयोग कीजिए। अर्थात आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के लिए इस किताब का हेडिंग क्यों बना, इसलिए बना क्योंकि हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, तब ना ये बुक का हेडिंग बन चुका है, हम लोग के सामने विकराल रूप में खड़ा है, क्योंकि हम लोग अनुचित तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यह हम लोगों को सुझाव देने के लिए इस बुक के अंदर यह हेडिंग दिया गया है। बात समझ में आया? तो चलिए आप क्या है समझ गए। देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण 2 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके से। पहला होता है मिट्टी, बोले तो सोयल, बोले तो मिट्टी अप्रदन और मरुस्थलीकरण से। दूसरा कैसे होता है जी? चलो पहले इसी को देख लो, दूसरा नंबर में यहां से होगा। दूसरा नंबर में हमारा है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, इसका मतलब होता है जलकृति और मृदा लवणता से। यह 2 तरीके से क्या होते हैं, हमारा प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है, खात्मा होता है, निम्नीकरण होता है। देखिएगा क्या कहता है हमारा मिट्टी को हम क्या कहते हैं, मृदा भी कहते हैं। मृदा अपर्दन और मरुस्थलीकरण, क्या है मरुस्थलीकरण समझते हैं। प्राकृतिक ने हमें मृदा दी है, मृदा का मतलब मिट्टी, प्राकृतिक ने हमें मिट्टी दी है, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक ने हमें मिट्टी दी है जिसके ऊपरी सतह में उपजाऊ क्षमता है, ऊपरी सतह में है, पूरा उपजाऊ क्षमता थोड़ी है। आप 10 फीट अंदर खोद के कुछ रोपो तो हो जाएगा, नहीं होगा। हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह ही जो होती है अप्रोक्सीमेट लगभग कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर, आधा फीट से 1 फीट तक उपजाऊ क्षमता रहता है। 1 फीट तक रहता है उपजाऊ क्षमता, उससे ज्यादा उपजाऊ क्षमता नहीं रहता है। तो उपजाऊ क्षमता होती है, अगर इसे बनाए रखा जाए तो संसाधनों का निम्नीकरण नहीं होगा। जो प्राकृतिक ने हमें मिट्टी दी है, उस मिट्टी के ऊपरी सतह पर जो हमारी उपजाऊ क्षमता है, उसको अगर बनाए रखें तो हम लोग का निम्नीकरण नहीं होगा। समझे बातों को? नहीं होगा। लेकिन हमने अधिक से अधिक खेती करते करते जंगलों की ओर बढ़ गए हैं। लेकिन कैसे निम्नीकरण हो रहा है, हम लोग अधिक खेती करते करते किधर की ओर बढ़ गए हैं, जंगलों की ओर। और जब हम कटाई कर देते हैं, खाली समझिएगा, जब हम जंगलों की कटाई कर देते हैं तो जंगल का जो पेड़ है मिट्टी को जकड़ी हुई रखती है, समझ रहे हो, मिट्टी को क्या हुई रखती है, जकड़ी मतलब पकड़ी, कैच किए हुए रखती है। अब वो पकड़ी हुई है और तुमने पेड़ का कटाई कर दिया, और जब पेड़ की कटाई कर देगा तो जंगली इलाकों में बरसात कस के होती है। अब वर्षा कस के पड़ेगा तो जो मिट्टी को उसका जड़ पकड़े हुए था, अब तो पेड़ है नहीं, पेड़ तो है नहीं, तुमने काट के खत्म कर दिया, अर्थात पानी आएगा तो उसके ऊपरी सतह क्या हो जाएंगे, दह जाएंगे। और जब ऊपरी सतह दह जाएंगे तब मरुस्थलीकरण आ जाएगा। मरुस्थल का मतलब होता है एकदम लैंड, सीधा चपाट, जिस पर किसी प्रकार से कोई चीज उगे नहीं, उसे मरुस्थल कहते हैं। क्लियर? मरुस्थलीकरण हमने कर दिया, अर्थात देखो हम अब लैंग्वेज देखिए, लेकिन हमने अधिक से अधिक खेती करते करते जंगलों में प्रवेश कर गए हैं, और जंगलों में हमने चारगाही जंतुओं का मतलब गाय भैंस बकरी को हम फेंक देते हैं कि जाइए चरिए। जंतुओं के छोड़ने की वजह से जंगलों का वनोन्मूलन होते गया है। एक तो हम कटैया करिए रहे हैं, और ऊपर से छोटा छोटा पेड़ पौधा है उसके लिए हम जानवर उनवर को ठेल देते हैं, तो टोटल नोच नोच लेके खा जाता है नीचे वाला चीज को, जिसके वजह से जो पेड़ मिट्टी को कैच किए हुए है, अब पेड़ उसको कैच किए हुए वाला है ये नहीं है, तो बताओ उस मिट्टी का उपजाऊ जो सतह है उसका दोहन होगा कि नहीं होगा, अर्थात मरुस्थलीकरण हो जाएगा कि नहीं होगा। समझे बात को? तो वही है, अर्थात कह सकते हैं जिससे वर्षा के समय में जंगलों की मिट्टी ऊपरी सतह बह जाने से शुष्क चट्टानें बन जाती है, जो बाद में कौची बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है।
तो यह मिट्टी के वजह से प्राकृतिक का दोहन हुआ या नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ कि नहीं, यह हम अपना डिफिनेशन दे दिए कि मिट्टी से दोहन कैसे हुआ। कोई कह देगा कि मिट्टी से प्राकृतिक का दोहन कैसे हुआ, तो कहिएगा मिट्टी से भी प्राकृतिक का दोहन होता है क्या? तो जी हाँ, आपको पता चल गया। मिट्टी ने ऊपरी सतह में हमें उपजाऊ चीजों दी थी, लेकिन हमने उसका जब दोहन कर दिया तो वह मरुस्थल हमने बनाया, मरुस्थल अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का हम छेड़छाड़ किए, निम्नीकरण कर दिए, कम कर दिए। बात समझ में आया? चलिए दूसरा नंबर में होता है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। इसका मतलब होता है जल क्रांति, जल क्रांति, जल क्रांति और मृदा लवणता। जल क्रांति क्या है हम बताते हैं। जिस प्रकार से हरित क्रांति हम आपको बताए थे, ध्यान में है? हरित क्रांति में हमने क्या बताया था? हरित क्रांति में हमने बताया था कि उस समय के किसान लोग बहुत सारे खाद्य मसालों का उपयोग कर करके फसलों की पैदावार में अधिकतम वृद्धि कर दिया था, जिसके वजह से पूरा फसलों की 3 गुना वृद्धि हो गई थी। उसे ही हम हरित क्रांति का नाम दिए थे। समझे बातों को? अब जल क्रांति भी उसी से रिलेटेड होगा, देखिएगा, समझिएगा। और मृदा लवणता बोले तो सॉइल सैलिनिटी। मृदा लवणता मतलब कह सकते हैं मृदा में लवणता क्या आ जाए? ज्यादा आ जाए। जब लवण की मात्रा मृदा में ज्यादा आ जाएगी तो वह मिट्टी में किसी प्रकार के कोई भी पौधे को तुम उगा नहीं सकते हो। देखिएगा, अब इसे हम लैंग्वेज से समझते हैं। जल के उचित विकास के बिना सिंचाई करना, मृदा में जल क्रांति उत्पन्न होती है। जैसे कि हमारा खेत है, तो देखो कोई भी फसल हो उसको एक नियत समय तक नियत पानी की जरूरत होती है। आवश्यकता से ज्यादा पानी डालोगे तो वह फसल भी गल जाएगा, उसकी जड़ें भी खराब हो जाएगी, और साथ ही साथ उस मिट्टी का लवण सैलिनिटी भी क्या होता है? गड़बड़ा जाता है। लवणता भी खराब होता है मिट्टी का, और साथ ही साथ पेड़ भी क्या होते हैं? खराब होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं आप जिस खेतों की सिंचाई करते हैं, पहले आपको यह देखना चाहिए कि उसकी मिट्टी का निकास बाहर है या नहीं है। मिट्टी का नहीं, सॉरी, कौची का? पानी का निकास है कि नहीं है। लड़की क्या कर रही है? पानी का निकास है या नहीं है। जल के उचित विकास के बिना, उचित निकास, जी विकास हो गया है, उचित निकास के बिना सिंचाई करना मृदा में क्या है? जल क्रांति। हमने खेत बना लिया, अब पता चले कि पानी भर गया और उसका निकासी नहीं है। तो जब निकासी नहीं रहेगा तो आप देखे होंगे जब लवणता बढ़ता है तो आप मिट्टी में देखते होंगे कि भूआ भूआ अजीब जैसा हो जाता है, पियर पियर अजीब जैसा हो जाता है। वही लवणता बढ़ गया, वही सैलिनिटी बढ़ गया मिट्टी का, तो वह एक प्रकार का प्राकृतिक का दोहन हुआ कि नहीं। आपने वैसी कृषि की जिसमें आपने पानी का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से वहां की लवणता क्या हो गई? बढ़ गई। क्लियर? चलिए, हाँ, उत्पन्न होती है जिससे फसल भी खराब होते हैं। हमने बोला फसल भी खराब होते हैं, साथ ही साथ मिट्टी के सतह पर लवणता आ जाता है जो फसलें को वृद्धि होने से रोकता है और कृषि के लिए बेहद क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और यह हरित क्रांति के कारण आया था। और यह कौची के कारण आया था? हरित क्रांति के कारण ही उत्पन्न हुआ था जल क्रांति। हरित क्रांति के उत्पन्न वजह से कौची हुआ था? जल क्रांति। हरित क्रांति में बताया गया था ऐसी ऐसी नियमों को। हमने पहले भी तो पानी पड़ता था, लेकिन हम लोग क्या किए, जब हम लोग खेतों में खाद मसाला का प्रयोग करते हैं तो खाद मसाला के प्रयोग करने की वजह से मृदा तो थोड़ी बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन जब उसमें ज्यादा देर तक पानी की मात्रा होती है तो उस मिट्टी में लवणता की मात्रा आ जाती है, जिसकी वजह से वह मिट्टी खराब हो जाती है। समझे बातों को? चलिएगा, अब तीसरा क्या कारण है? तीसरा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है? कौची? संसाधनों का निम्नीकरण होते जा रहा है। तीसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन। डी का मतलब होता है कमी, कटाऊ। डी का मतलब कमी बोलो या काट देना बोलो। और कौची के? फॉरेस्ट के। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। अर्थात डिफॉरेस्टेशन बोले तो वनोन्मूलन। वनों को काट कर कम करते जाना ही क्या कहलाता है? वनोन्मूलन। वनों को काटना, वनों को खत्म करना ही क्या है? वनोन्मूलन है। देखिएगा क्या है। अब देखिएगा, यहां से आपका 5 नंबर बनेगा। यहां से कुछ दूरिया तक आपका 4 पेज जो बचा है, यहां से 5 नंबर का सवाल एगो बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
वन प्रदेश को वन रहित में बदल देना। जैसे कि कोई वन प्रदेश है, आप उसको कौची में बदल दिए, वन रहित। वन रहित का मतलब समझते हो, खत्म कर दिए। जैसे कि पहले के समय में हम लोग के गांव में, हर एक गांव में 2-3 बगीचा हुआ करता था। आज शायद गांव में होगा, हमारे गांव में आज एको बगीचा नहीं बचा है, एको नहीं। 2 गो अभी दिख रहा है तो वो जहां तहां जैसे तैसे है, 2-3 गो पेड़ है तो वो बिकल है, तो कहिया कट जाएगा कोई पता नहीं है। तो यह एक प्रकार के जंगल की कटाई तो नहीं हुआ, लेकिन बगीचे की कटाई तो हुआ। तो एक प्रकार से यह भी तो वन उन्मूलन है। समझ रहे हो बात को? अर्थात कह सकते हैं वन प्रदेश को, जो वन प्रदेश है वैसा राज्य जो वन में पूरा समाहित है, उसे आप काट काट कर एकदम निसंतान कर दीजिए, वन से निसंतान कर दीजिए, वन रहित कर दीजिए। वही क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। बात समझ में आया? चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अब एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, शीतोष्ण क्षेत्र बोले तो इसे हम शीतोष्ण क्षेत्र को कहते हैं टेम्परेट जोन। कौन जोन? टेम्परेट जोन। शीतोष्ण क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि 1% वनों की कटाई हुई है। कितना परसेंट? 1% वनों की कटाई हुई है। जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कितना हुआ है? 40% वनों की कटाई हुई है। अब शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्लोब के बारे में, जब आपको बताया गया होगा एक क्या बता, जैसे कि यह समझिए अपने आप को, यह एक क्या है? ग्लोब है। तो यह ग्लोब के बीचों बीच में क्या होते हैं? विषुवत रेखा। क्या होते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी, जो विश्व को बीचों बीच से बांटे हुआ क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितनी राज्यों से? कितनी राज्यों से? आप देखो, रघु माजा छपत्रिमी, या फिर आप कह सकते हैं मित्र पर गमछा झार, यह सभी राज्य का नाम है। समझे? तो जितना हुआ जो बीच से पार किया है ना लाइनमा विषुवत रेखा वाला, उसमें इतना राज्य समाहित है। बोले तो क्या बोले? मित्र पर गमछा झार। तब मी से क्या हो गया? मिजोरम। त्रा से क्या हो गया? त्रिपुरा। तो मित्र प से क्या हो गया? पंजाब। मित्र प रा से क्या हो गया? राजस्थान। मित्र पर गमछा, ग से क्या हो गया? ग से गुजरात। गमछा, और मां से क्या हो गया? मिजोरम। छ से छत्तीसगढ़। गमछा झार, झा से झारखंड, और रा से रांची। नहीं, झारखंड रांची में आ रहा है। हाँ पूरे आ जाता है ना। हाँ तो कै को हो गया? अरे बुतरू में पढ़े थे यार, आज ही पढ़े हैं वो तो। तब मित्र पर गमछा झार, कितना राज आ गया? 8 राज ना आया? तो 8 राज की 7 राज आया? अच्छा, मिजोरम 2 बार हो गया। अरे 7 होता है लगता है, 7 राज की 8 राज। देखो ध्यान में हटे। अरे कितना आया जोड़े परी टोटल के? देखो 8 हुआ आया, नहीं तो वो ज्यादा जुड़ गया होगा। चलो तो ध्यान में रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी विषुवत रेखा इतने सारे राज्यों से होकर क्या होती है? गुजरती है। तो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे उष्ण कटिबंधीय इलाका है। 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे कौन सा इलाका है? ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल जोन का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। कैसा इलाका? उष्ण कटिबंधीय है। जबकि आपका शीतोष्ण कटिबंधीय में, शीतोष्ण कटिबंधीय को इंग्लिश में हम कहते हैं टेम्परेट जोन, जबकि हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर उष्ण कटिबंधीय इलाका आता है। कौन इलाका? 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे कौन रेखा आता है जी? उष्ण कटिबंधीय रेखा आता है। तो उष्ण कटिबंधीय इलाका में जो वनों की कटाई हुई है, आपका क्या हुआ है? 40% हुआ है। कितना हुआ है? 40%। जबकि शीतोष्ण क्षेत्र में आपका कितना हुआ है? मात्र 1% हुआ है। क्लियर? 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बोले तो 20वीं शताब्दी का शुरुआत, 20वीं शताब्दी का शुरुआत कहां से हुआ होगा? 1901, 1902। अब यहां से 20वीं शताब्दी में हिल गया तो 1901, 1902 हम इसीलिए बोले 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, जैसे कि 1901, 1902 में कुल स्थान का, जितना कुल स्थान था पूरा, कुल स्थान का 30% क्या था? वन था।
लेकिन शताब्दी के अंत में, अब शताब्दी के अंत का मतलब 1997, 1998, 1999, अब जैसे 2000 हो गया तो अब यहां से 21वीं शताब्दी की शुरुआत होगी। तो अभी हम कौन शताब्दी में है? 21वीं। 2021 ये कौन शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है। बात समझ में आया? तो कह सकते हैं जैसे ही 21वीं शताब्दी जी, जैसे ही हमारी 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो उस समय में कुल स्थल जितना था ना भाई साहब, जैसे कि 100% स्थल था तो उसमें से 30% भाग में क्या था? वन था। लेकिन शताब्दी के अंत में देखा गया, आपका 20वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, हमारा 21.554% ही वन रह गया। मतलब स्थल तो है ये था, स्थल की थोड़ी कटाई हो गई, स्थल तो था ये था, लेकिन देखो कितनी कमी हो गई, 30% उस समय वन था, लेकिन आज के समय में कहां चल गया है? 21.54। 21.54 यह है अंत में। अब तो अंत से हम लोग आगे ना आ गए हैं, हम लोग तो 21 साल आगे आ गए हैं। बताओ 22वीं शताब्दी में भी कितना साल बचल है? कितना बचल है? 22वीं शताब्दी में भी कितना साल बचल है? अरे अभी क्या चल रहा है? 22, अब 23 ना चल रहा है जी। 23 इसको मानो तो 7 एन्ने 30 ओन्ने 21 साल, 77 साल 5 दिन, 77 साल 5 दिन बचल है, ये ना बचल है जी। इतना दिन में आप किस शताब्दी में हिल जाओगे? 22वीं शताब्दी। अर्थात हम लोग अभी मीडियम में चल रहे हैं, बीचों बीच में ढुक चुके हैं। तो हम लोग कह सकते हैं आज के समय में ना 20% के पास आ गया होगा वनों की कटाई। समझे बातों को? चलिए ध्यान दीजिएगा। 1988 ईस्वी में भारतीय वन नीति आई। इस सबको देखते हुए अब बताओ भाई, शुरुआती में था 30% वन था, अब तू नोच चोथ केरा बना दिया 21% में डाल दिया, तो कोई भारत सरकार नीति लाएगी ना जी कि भाई वनों की कटाई नहीं होना चाहिए, वनों की कटाई हो जाएगा तो तुमको खैर नहीं, इस प्रकार से कुछ नीतियां आएगी। तो भारत सरकार ने इस चीज को देखते हुए कितना ईस्वी में? सन 1988 ईस्वी में भारतीय वन नीति लाई, जिसमें भारत के जितने क्षेत्र मैदानी इलाका के थे वहां के 33% वन होना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि जो भी वन क्षेत्र वाला इलाका था, हम कुछ नहीं जानते हैं, कैसे कीजिएगा हमको कुछ भी पता नहीं है, चाहे राज का जिम्मा दे दिए भारत सरकार, कहे कि हमको 33% वन क्या चाहिए, चाहिए तो चाहिए, हमको कुछ नहीं जानना है। केंद्र सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि इतना वनों की कटाई होते जा रही है, और हम जानते हैं वन हमारे हृदय का एक प्रकार का, हमारे शरीर का फेफड़ा है। अब बताओ तुम वनों की कटाई कर रहे हो, तो भारत सरकार एक्शन में आया, राज पर टोचन कर दिया, फटाक से राज को बोला कि आप अपने अपने जो भी वनीय इलाका में था, हमको कितना % वन चाहिए? 33%। आप कैसे, आप रोपिए डेली जाके, कैसे कीजिए हमको पता नहीं, लेकिन 33% चाहिए, वन चाहिए। लेकिन कहा कि जो पर्वतीय इलाका में है, जो पर्वतीय इलाका के राज्य हैं, पर्वतीय के इलाका के राज्य में आपका 67% वन होना चाहिए। समझे? उसके बाद हाँ, इतना वन पर्वतीय इलाका में, और जबकि हमारा जैसे कि वनीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में कितना बोले जी? 33%, और पर्वतीय इलाका में कितना %? तुम जानते हो पर्वतीय इलाका में वन ज्यादा होते हैं, इस बात को मानते हो? जैसे कि तुम चल जाओ, किधर चल जाओ, चीन और मेघालय का है जाएगी, अपने दूरिया देखो ना यार, गिरियक चल जाओ, राजगीर चल जाओ, यह एक पहाड़ी इलाका है कि नहीं है? पहाड़ जाके देख लो वन कितना है। तो जब इधर तो वन ज्यादा ऐसे भी होता ही है, इसलिए बोले कि 67% होना चाहिए। लेकिन मैदानी इलाका जो सीधा चपाट एकदम बंजर जैसा था, उसमें भी कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। जहां कुछ नहीं, जहां 33% का आपका नियम कानून लगा दिए भारत सरकार। अगला देखिएगा, अब रियल क्या है, वनोन्मूलन का क्या कारण है? नकटी उटी खोता है, गलत बात। चलिए देखो, वनोन्मूलन का कारण, अब बात है वनों की मूलन जो हो रही है, क्या कारण है? हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, वनोन्मूलन का कारण हम आपको नहीं पढ़ाएंगे कि वनों की कटाई का क्या कारण है। क्या नहीं लिख सकते हो? हैं? क्यों वनों की कटाई हो रही है? ये आपको लगता है कि हम लिख देंगे, यह सब चीज ऐसा है, ये है ना कि सिर्फ लगता है लिख देंगे। अभी तुमको कह देंगे ना कि 10 गो पक्षी के नाम लिखो, नहीं लिखेगा, लिख देगा। चलो खड़ा हो, बोलो, खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, टाइम का फिनिश खत्म करना है, जल्दी खड़ा हो। 10 गो पक्षी के नाम बोलो तो फटफट। मोर, तोता, बाज की कौन बोला? बाघ। देखो, तो बाज बोला था हो,
5, हाँ। बाज गेंद चील अच्छा, बाज और चील की होता है रे? हैं? और गीध और चील की होता है? यो अलग अलग है। हाँ ठीक है, आ बोल। कै गो हो गलो? 6 गो। गिद्ध चील कौवा मैना नहीं कौवा मैना, ठीक है, मैना। हाँ, अब सबके इंग्लिश में बोल। अब सबके इंग्लिश में बोल। पीकॉक हाँ कॉक हाँ क्रो हाँ क्राउ हाँ, ले हो गलो। 2 गो बतैल को इंग्लिश में नाम। कैसे तू अपन बाल बच्चा के पढ़े माँ? हैं? बैठ। एक तो जंटू के दिक्कत है ये है। ए जंटू, टेंशन नहीं लेना है। उसको लग रहा कि बता देथिन की तोरा लग रहा। हाँ, नहीं ना, टेंशन नहीं लो जंटू। अब तुमको ठीक लग रहा है? जो बताए नियम कानून बताए उस पर चल रहा है तुम? हैं? ठीक ठाक अब लग रहा है मन? हैं? अरे बेचारा बहुत दिक्कत है यार। इसको ये देखो, हालांकि कोई खराबी चीज नहीं है, तुम सोचता होगा ना खराबी चीज नहीं है। ये बेचारा के हो क्या रहा है, पिछले कई सालों से हो रहा है। ये कहता है ना सर, हम कैसनो लड़की के देखते हैं ना तो हमको कोई फीलिंग से नहीं जागता है। कतनो सुंदर लड़की देखते हैं हमको कोई फीलिंग्स नहीं जागता है, लेकिन सुंदर लड़का के देखते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग्स जागता है। कालियो, अगर सुंदर लड़की के देखे फीलिंग्स नहीं जागा हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन अगर सुंदर लड़का के देख के तोरा फीलिंग्स जागा हो तो ये तो गलत बात हो। ये तो बहुत बड़ा गलत बात हो। तो जो नियम कानून तुमको हम बताए हैं ना, वो करो ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। महसूस हो रहा है ना ठीक ठाक? बोलो जंटू, बोलो ना। तुम यह तो बात है, तुम शर्माता है। अब महसूस अच्छा हो रहा है ना? जैसे जैसे बोलो ना वैसे वैसे करना, ठीक है? आओ। अच्छा, एजा परी तुमको सच सच बताना, एजा परी तो इतना लड़का में से तुमको किस पर फीलिंग्स जागा है? अरे हम अपना ना इधर की बात कर रहे हैं। अरे यार, इसको कहने का मतलब क्या है बताओ तो? अब तुमको, लेकिन ये जंटू सुनो, यह बात तो किसी को तुम बताना नहीं, लेकिन हम ही बोला ये, फिर हम ही बता दियो ना। लेकिन तोरा गांव में नहीं ना हम बताबो, गांव में ये सब बात नहीं बताना, ठीक है? गांव की काउची लाइव है, जंटू कै गो है तुमको पता है अभी? तो तुम इस बात को ध्यान में रखना, धीरे धीरे तुमको ठीक हो जाएगा, ठीक है? फीलिंग्स जागता है, कभी कभी होता है लड़कों के प्रति फीलिंग्स जागता है, तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन दिक्कत वाली बात हो ना कि फीलिंग्स चलिए देखिएगा, वनोन्मूलन का क्या कारण है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कॉसेस ऑफ क्या जी? डिफॉरेस्टेशन। वनोन्मूलन क्यों होते जा रहा है? वनों की कटाई, वन का खात्मा क्यों होते जा रहा है? ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वो तो हैंडसम लड़का तो और साथ में रूम पार्टनर हो ना तुम्हारा? हैं? वही ना है? तो कुछ उल्टी पुल्टी विचार देखता है नहीं ना? तुम्हारे प्रति नहीं है ना, लेकिन दूसरा प्रति हो जाता है तुरंत। जंटू चलो, वनोन्मूलन के कारण बोले तो कॉसेस ऑफ क्या जी? हमारा डिफॉरेस्टेशन। देखिएगा क्या है वनोन्मूलन के कारण? जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ना। सबसे पहली बात ध्यान में रखना, कुछों के कहेगा प्राकृतिक का दोहन का क्या कारण है, तो फटाक से पहले एक बतिया तो एकदम जोड़बे करना। काउची? जनसंख्या का कारण। जितना तीव्र गति से जनसंख्या हड़ाहे कुचाए बढ़ेगा, जितना तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ेगा उतना तीव्र गति से प्राकृतिक का दोहन होगा। उसमें से प्राकृतिक का दोहन में से वनों का भी दोहन होता है। जनसंख्या की तीव्र गति के बढ़ने से, अब जनसंख्या का तीव्र गति से भयानक बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा तो बढ़ेंगे तो हम लोग रहेले घर खोजेंगे, उसके बाद घर खोजेंगे तो जमीन पर इधर ओरिजिनल में इधर रास्ता नहीं रहेगा तो जंगल की ओर बढ़ेंगे, जंगल की ओर बढ़ेंगे तो पेड़ों की कटाई करेंगे। उसके बाद जैसे कि उसके बाद हम अपना घर बनाते हैं, एकदम तगड़ा तगड़ा मस्त मस्त बंगला अगर बनाते हैं, अगर अच्छा बंगला बनाते हैं तो उसमें लकड़ियों का तरह तरह का जो प्रयोग करते हैं, डिजाइनिंग लकड़ियां का, वह सभी कहां से लाते हैं? वनों से, जंगल से। तो इससे वनों की कटाई होती है कि नहीं? चलिएगा कि तुम वहां जाके फोटोकॉपी मशीन ले जाके वहां से कॉपी करके ले चलाता है, ऐसा तो नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वन प्रदेश को कृषि भूमि में बदलना। जो कि वन प्रदेश है जहां की बहुत सारा वन है, अपनी लाभ के लिए उस वन को काट के कौची में बदल देना? कृषि में। वनोन्मूलन का कारण है ना। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
पशु के चारा के लिए वनों का सहारा लेना, सही बात। पशु के चारा के लिए अपने कुछ नहीं रोपता है घास भूस, और तुम लोग फट से क्या कर देता है, जंगल में छोड़ देता है पशु के, तो इसके वजह से भी डिफोरेस्टेशन होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? ध्यान में रखना, 5 नंबर ये सब पूछेगा। अगला बात है, ईंधन के लिए वनों की लकड़ियों का प्रयोग करना। कितना देखना, फटाक से हम लोग का फटाक से क्या करते हैं हम लोग, तो जिसे कम करते हैं लोग की, लेकिन आप झारखंड इलाका में चले जाओ, झारखंड इलाका में भी आप जाओ, हजारीबाग एरिया में जाओ, बहुत प्रकार के हजारीबाग, फिर रांची चले जाओ, रांची, ये सब जगहों पर आपको क्या दिखेगा, कुल आदिवासी लोग जाके फटाक फटाक जंगल के लकड़ियां काट लेता है, कच्चो काट लेगा और लाके सुखा के काम करेगा। समझ रहे बात को? तो इससे डिफोरेस्टेशन हो रहा है कि नहीं? फिर हम लोग का जो सभ्यता है, जैसे हम लोग का हिंदू धर्म का सभ्यता है कि कोची कहता है, जो मरते हैं लोग तो मृत्यु के बाद मतलब आम की लकड़ियां से जलाना चाहिए, फलना लकड़ियां से जलाना चाहिए, दीदार की लकड़ियां से जलाना चाहिए, तो इसके वजह से भी हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी कटाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तब हम कह सकते हैं पारंपरिक सभ्यताओं की वजह से भी डिफोरेस्टेशन होता है। समझ रहा है बातों को? अगली बात समझिएगा, अगली बात, घर में लकड़ी से बने संबंधित चीजों का प्रयोग लेने से भी वनों का होता है, कटाई में दिक्कत होता है। अगला बात ध्यान में रखिएगा, उसके बाद रखिएगा, हाँ ये कुछ लिख दिया है, काटो जलाओ, हाँ चलो, काटो जलाओ खेती करने से आपने पढ़ा होगा, काटो जलाओ खेती, आप स्लैश बर्न खेती पढ़ा होगा, पढ़े होंगे आप 8 की 9 में था जी। जलाओ खेती, काटो जलाओ खेती, काटो जलाओ खेती का मतलब होता है, यह ज्यादातर तुमको इस एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है जी। देखो ना, इसमें नहीं दिया हुआ, हाँ है जी, आपका इधर होता है सबसे ज्यादा, क्या बोलता है, पहाड़ी इलाका जो है ना, राज उदय वैसी के लिए जलने के लिए बनाते हैं, बताते हैं, रुको ना। जैसे कि हमने कहा, इसमें पहले क्या होता है पहले समझो, क्या करता है, जैसे कि समझो यह पूरा बिहार क्या है, जंगल है, पूरा बिहार क्या है, जंगल है। हमने क्या किया, हमको अब खेती करना है, फटाक से क्या कर दिए, पूरा बिहार शरीफ का जंगल को जला दिए, बिहार शरीफ को जंगल को जला दिए। अब जंगल जला तो उससे जो धुआं निकला हुआ वातावरण को प्रदूषित किया, लेकिन उस पेड़ों के जो कार्बनिक पदार्थ थे, जो पानी तानी था, वह सब मिट्टी में गिरा, जिसकी वजह से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कुछ समय के लिए बढ़ी, अरे बढ़ी, और उसमें हम अपना फसल बो दिए। समझ रहा है? तो काटो, पेड़ को काटो और जलाओ और उस पर कृषि करो, हो गया, ये तो हो गया। दूसरा नंबर में अब यहां के कर लिए, तो ये डिफोरेस्टेशन पूरा बिहार शरीफ को कर दिए। अब हम चल गए नालंदा, नालंदा में भी हमने काटो जलाओ खेती किया, पूरा नालंदा को जार खोर दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उपजाऊ बनाकर उसे हम क्या किया, खेती किया। तो यह एक प्रकार से क्या होता है, काटो जलाऊ खेती। काटो जलाऊ खेती उत्तरी पूर्वी राज्यों में ज्यादातर देखने को मिलता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में आदिवासी लोग ज्यादा करते हैं, जो पौधों को जलाकर बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं, जिससे पौधों से जलने वाले अकार्बनिक रूप से राख बचते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं, कम बढ़ाते हैं, कम कर दिया है, बढ़ाते हैं। लेकिन जंगलों का क्या होता है, भयानक तरीके से वनोन्मूलन, ये तो सबसे ज्यादा भयानक तरीके से वनोन्मूलन हुआ जी। ऐसे तो इक्का दुक्का पेड़ की कटाई हो रहा था, आई पूरा जंगले के जंगले झोंस देता है, तो इसका कितना भयानक वनोन्मूलन हुआ। समझ रहे बात को? अब वनोन्मूलन का प्रभाव क्या है, डिफोरेस्टेशन से क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पेड़ की कटाई से तीव्र गति से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होते जा रही है, बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और CO2 वातावरण से लेते हैं। और जब पेड़ पौधे को आप खत्म कर ले जाओगे, तो जिसकी वजह से CO2 की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं, अरे बढ़ेगी कि नहीं। और जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, अपरूपी घट जाएगी। तो इससे क्या प्रभाव पड़े हैं वनोन्मूलन के प्रभाव से, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, और हम लोग को लिए जो जरूरी चीजें थी, ऑक्सीजन जो थी, वह क्या होते जा रही है, कमते जा रही है। चलिएगा, वनों की कटाई से जैव विविधता, बोले तो बायोडायवर्सिटी कमेगा, वनों की कटाई से बायोडायवर्सिटी कमेगा। आप कहेगा सर ये क्या बवासीर है, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता क्या कमेगा? समझिएगा, जैव विविधता किसे कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। बायो का मतलब लिविंग्स, और लिविंग्स का मतलब सजीव, और सजीव का मतलब जीव। डायवर्सिटी का मतलब विभिन्नता। हम जानते हैं इस पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीव जातियां पाए जाते हैं, और ज्यादातर विभिन्न विभिन्न प्रकार की जीव जातियां जंगलों में निवास करते हैं, अर्थात वह एक प्रकार का जैव विविधता है कि नहीं। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कुछ नहीं है, पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियां का पाना ही क्या है,
बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। और जब सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां मिलता है? जंगलों में। अब तुम जंगल के कटाई कर देगा तो जैव विविधता कमेगा कि नहीं? कहां जाएगा? जंगल में रहना चाहिए। जिस स्थान पर शेर रहता है उस हिस्सा को तुम काट दोगे। जंगल रोड पर अब भाग आएगा, तो रोड पर भाग आएगा, हम लोग पर हमला करेगा तो गोली बंदूक सोरा मार देंगे कि नहीं? हम अपना जान बचाव के लिए कुछ करेंगे ना जी। तो जब हम उसको मार देंगे तो इससे कि जैव विविधता में कमी आई कि नहीं? 1000 प्रकार के जीव था, उसमें से एगो बाघ के मार दिया तो 999 बच गया। अर्थात जैव विविधता की कमी आई कि नहीं आई? समझे जैव विविधता क्या है? अर्थात वनों की कटाई से जैव विविधता में क्या आती है? कमेगा। वनों की कटाई से जीवों का आवास घटेगा, वो तो हम अभी बोल दिए। अब वनों की कटाई कर देगा, लोमड़ी वाला हिस्सा को जला देगा, जहां खरगोश रहता है उसको झोंस देगा, तो इसकी वजह से जीवों का आवास क्या होगा? घटेगा। वनों की कटाई से धरती पर मरुस्थली हो जाएगा। अब वनों की तो पहले हम बता चुके हैं ना, अरे हम जो मिट्टी की वजह से और मरुस्थलीकरण हुआ, जो पानी पड़ा मरुस्थलीकरण हुआ, बताए ना, तो इसके क्या हो जाते हैं? मरुस्थलीकरण भी होते हैं। क्लियर? अगला बात ध्यान में दीजिएगा। क्या बोली? अगला है पुनः जंगल। बोले तो रिफॉरेस्टेशन, पुनर्निर्माण क्या है? पुनर्निर्माण क्या होता है समझिएगा। पुनः जंगल, रिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को आप पुनः बदलिए, यही क्या कहलाएगा जी? रिफॉरेस्टेशन। बोले तो पुनर्वीकरण, या फिर क्या कहेंगे? पुनः जंगल। जो जंगल को आपने मनुष्य लोग खत्म किए हैं उसको पुनः प्राप्त कीजिए, मतलब रोप के प्राप्त कीजिए। जो भारत सरकार कानून बनाया तो क्या कहे कि 33% कौची में, कौन इलाका में होना चाहिए? और पर्वतीय इलाका में कितना? 67%। तो यह एक प्रकार से पुनः जंगल रिफॉरेस्टेशन का उदाहरण है कि नहीं? समझ रहा है बात को? चलिए ध्यान दीजिएगा। बोला क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें वन को फिर से लगाकर उसे कौची में बदला जाए? जंगल में। मतलब आप पेड़ पौधे को लगाकर आप कौची में बदलिए? जंगल में बदलिए, वही हमारा क्या कहलाता है? अरे नाम ही है पुनः जंगल, मतलब पुनः जंगल बनाइए। तो पुनः जंगल कौची आदमी के पैदा करके बनाइएगा, कौची से? पेड़ पौधे लगा के कीजिएगा। चलिएगा अगला ध्यान में रखिएगा। वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी का एक अध्ययन किया गया है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे लास्ट हेडिंग चल रहा है। वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी, वन को बचाने में, वन को संरक्षित करने में लोगों की क्या क्या भागीदारियां रही है, इसके बारे में हम लोग आइए एक नजर की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सा नजर में हम ले जा रहे हैं, समझिएगा। काबिले तारीफ है, बिश्नोई परिवार एक थे। अरे इसका हेडिंग का मतलब समझो, वन संरक्षण मतलब वन को बचाने के लिए लोगों की क्या क्या भूमिका रही है, भागीदारी रही है, उसका एक अध्ययन किया गया। तो किसी परिवार, कोई लोग इसके अंदर आए हैं। कौन आए हैं? ध्यान दीजिएगा। सन कितना ईस्वी की बात है? यह 1731। बस कहानी है, ध्यान में रखिएगा। सन 1731 ईस्वी की बात है। राजस्थान के जोधपुर में, राजस्थान में एक शहर है जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में नरेश, जोधपुर क्या नाम था? नरेश। राजस्थान के जोधपुर के एक राजा हुआ करते थे जिनका क्या नाम था? नरेश। नरेश ने क्या कहे कि हमको एक सुंदर बंगला का निर्माण करना है। सुंदर, मार देंगे ना, पढ़ाने वक्त सब करता है ना तो हमारा मूड खराब होता है। राजस्थान के जोधपुर इलाका में एक राजा हुआ करते थे, जिस राजा का क्या नाम था? नरेश। वह राजा को एक खुद पहले से एक महल था, लेकिन उनकी इच्छा और जिज्ञासा जागी कि हम एक ऐसा बंगला का निर्माण करेंगे जिसमें लकड़ियों का प्रयोग करेंगे, और ऐसा बंगला का निर्माण करेंगे कि वैसा बंगला राजस्थान में कोई दूजा नहीं है। तो इस चीज के लिए इन्होंने अपने मंत्रियों का क्या दिया? आदेश दिया कि वनों को से जाके लकड़ी को काटो और ऐसा क्या करो? ऐसा बंगला का निर्माण करो। तो देखिएगा, जैसे ही जंगल में वृक्ष काटने के लिए उनके मंत्री गए, तब बिश्नोई परिवार, बिश्नोई परिवार, बिश्नोई एक जाति है। जिस प्रकार से फलना जाति फलना जाति फलना जाति होता है ना, उसी प्रकार से बिश्नोई परिवार, समझे? बिश्नोई परिवार के अमृता नाम की एक क्या थी? लड़की थी। अमृता नाम की लड़की थी, बिश्नोई परिवार की थी, काबिले तारीफ काम की। जैसे ही मंत्री ने कुल्हाड़ी, काटने वाला चीजों को ले जाकर काटने के, पेड़ का काटने का प्रयास किया, तो फटाक से यह लड़की ने क्या की? पेड़ से क्या हो गई? चिपक गई।
पेड़ से चिपक गई और बोलने लगी। क्या नाम था? अमृता। क्या नाम था? अमृता। अब पेड़ से चिपक गई और उस मंत्री को कहा कि अगर आपको पेड़ को काटना होगा तब पेड़ों के काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। ऐसी प्रस्तावना हुआ रखी, लेकिन निर्दयी दुर्भाग्य वाली बात यह है कि वह मंत्री ने इसकी बातों को एक भी नहीं सुनी और वह मंत्री ने लड़की सहित उस पेड़ को काट दिया। लड़की सहित उस पेड़ को काट दिया। जब इसका विरोध होने लगा तो इसकी इतना तक नहीं, अमृता को तो काटिए दिया और अमृता के साथ साथ अमृता के 3 बेटी दौड़ी आई और पेड़ से कही कि हमारी मां मर गई है तो हम नहीं काटने देंगे। यहां तक वह 3 बेटी को भी काट दिया। मतलब एक कटूर की एक हद कह सकते हो दुष्परिणाम का आज तक ऐसा इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है। अब आप लोग समझ रहे होंगे सर ये चिपको आंदोलन है कि? जी नहीं, यह चिपको आंदोलन नहीं है। चिपको आंदोलन कुछ और है, वो भी हम बताएंगे आपको। तो इन्होंने काटने के साहस किया। देखिएगा, चिपक कर खड़ी हो गई और उसने मंत्री से कहा पेड़ काटने से पहले मुझे काटो। दुख की बात यह है कि पेड़ के साथ साथ अमृता देवी को भी काट दिया गया, साथ साथ इनकी 3 बेटियों को भी क्या कर दिया गया? काट दिया गया। और जब ऐसा 3 बेटी को काट दिया तब बिश्नोई परिवार के, अब जैसे बिश्नोई परिवार के 3 आदमी को काट देगा तब पूरा बिश्नोई परिवार उठ जाएगा कि नहीं जी? फलना जाति का भी 1-2 को काट देंगे, कर देंगे तब पूरा जाति उठ जाएगा कि नहीं? हंगामा, हल्ला बोल, उसको फलना 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 मुर्दाबाद कर देगा कि नहीं? अब बिश्नोई परिवार पूरा आ गया। राजा हुआ करता था उस समय, करीब करीब सैकड़ों बिश्नोई परिवार को मौत के घाट उतार दिया हुआ राजा ने। कौन राजा? नरेश। पेड़ की कटाई के लिए, जो अपने आप में एक इतिहास है। आज तक ऐसा इतिहास में ना कभी हुआ था और ना कभी आगे होने की आशंका है। अब कैसे होगा यार? पेड़ की कटाई का हम लोग खुद ध्यान ही नहीं देते हैं, फटाक से कुछ जाके नोच फोट देते हैं। तो आशंका हम इसलिए लगा दिए कि हो सकता है काऊ का औसन पैदा ले मैया के लाल, बहुत औसन होता है। लेकिन हम लोग को पेड़ के कटाई होता है तो जब ऐसे देखते हैं कन्ने के गिरता पेड़, अरे इन्हें गिरतो रे देखे ले जाते हैं हम लोग शौक से कि पेड़ के कटाई हो रहा है। ऐसे से आरी कर लो, ऐसे करके कोई है पावर जाके कहीं जरी हो रहा है ना, पूरा NH-31 बन रहा है ना जी, पेड़ की कटाई हो रहा है, जाके कहो पहले हमें काटो, कहा तो जरी नहीं कहेगा। तो इसलिए हम बोले आशंका हो सकता है भाई। चलिएगा, बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों को भी क्या कर दिया? काट दिया। रक्षा में अपनी प्राण गंवा दिए। इतिहास में कहीं भी इस प्रकार की प्रतिबद्धता को कभी आपका देखा नहीं गया, अर्थात प्रतिबद्धता की यह एक प्रकार की क्या है? मिसाल नहीं है एक महिला के लिए। अगली बात, भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, जब अध्ययन किया गया और पता चला, अध्ययन करके पता चला कि एक बिश्नोई परिवार था। उस टाइम किसी को पता नहीं था कि ऐसा बात हुआ, ये अध्ययन करने के बाद पता चला। समझ रहे हो? उस टाइम कोई नहीं जानता था उस समय कि ऐसा कांड हुआ था। जब अध्ययन किया गया ना कि पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, राज जाने लगा, तो जैसे कि अब बूढ़ बुजुर्ग का वो बच्चल है तो बोला ना कि कौची बनों की कटाई के रक्षा करबे जी, पहले हमारे को बिश्नोई परिवार के इतना आदमी कटा गए। समझ रहा बात को? तब वो बूढ़ा आदमी बोला तो उसको एक इतिहास में NCERT के अंतर्गत डाल दिया। समझे बातों को? चलिएगा, अब यह देखिएगा हुआ क्या। इस बिश्नोई परिवार के लिए भारत सरकार ने आज के पर्यावरण प्रेमियों को, जो आज भी बहुत सारे ऐसा हैं जो कि पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण से प्यार करते हैं, तो आज के समय में पर्यावरण प्रेमियों को अमृता देवी बिश्नोई वन जीव संरक्षण, यह एक प्रकार का पुरस्कार है। इन्हीं के नाम से अमृता देवी बिश्नोई वन जीव संरक्षण नामक क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। अगर यह लड़का डेली 10 पौधा लगा रहा है, डेली 10 पौधा लगा रहा है, पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण को बनता देखता है, तो इसे भी कौन पुरस्कार मिलेगा? कौन पुरस्कार? हमारा अमृता देवी बिश्नोई वन जीव संरक्षण पुरस्कार। जाहिर सी बात है यार, उतना बड़ा काम किया तो उसके सामने यह पुरस्कार कौन चीज है? तो उनका नाम से पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि मिसाल साबित की ना आज के समय में कोई नहीं कर सकता है। चलिए क्षेत्र, हाँ अगला बात देखिएगा, यह पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति और समुदाय को दिया जाता है जिन्होंने वन और वन जीवों की रक्षा के लिए अद्भुत साहस और क्या किया हो? समर्पण जाहिर किया हो। वैसे इंसान को अभी कोई मतलब नहीं है पर्यावरण से, जीव के बारे में कुछ सोचते नहीं है, तेरा हम पुरस्कार देंगे, ये तो लातो घूसा लायक नहीं है। समझ रहा है बात को? तो वैसे परिवार को क्या करेगा? दिया जाता है अमृता देवी वन संरक्षण पुरस्कार। कोई दिक्कत? अब कहेगा सर चिपको आंदोलन, आपको लगा होगा मन में ख्याल, शुरू में आया होगा, हम बता रहे होंगे तो क्या ये चिपको आंदोलन है? जी नहीं, चिपको आंदोलन नहीं है। चिपको आंदोलन देखिए क्या है, समझिएगा। सन 1974 ईस्वी में हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र,
कौन क्षेत्र? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुन्ना, नाम याद आया होगा 10वां क्लास। सन 1974 ईस्वी में हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के एक सुंदरलाल बहुगुन्ना और इनके दोस्त का नाम जल्दी नहीं आता है, चंडीलाल भट्ट ने यह आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें स्थानीय लोगों से पेड़ से चिपककर कटाई का विरोध किए थे, जिसमें भारी मात्रा में महिलाओं का योगदान था। इन्होंने भी क्या किया था? इसी प्रकार से किया था, लेकिन एक आदमी मिलकर नहीं, इसका आंदोलन हुआ था बड़े जोर शोर से। अपने इलाका में जैसे हमारे क्षेत्र में आया कोई वनों की कटाई कर रहा है तो हम ऐसा आंदोलन चलाए, अब पूरा आदमी के लिए जाके कह रहे हैं सब चिपक जोर है, एकदम वनों की कटाई नहीं होना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है, यह एक पहला ऐसा आंदोलन रहा जिसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? महिलाओं का रहा। बहुत भयानक योगदान किसका रहा था? महिलाओं के रहा था। और सन 1980 ईस्वी के दशक संयुक्त वन प्रबंधन, बोले तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लागू किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों को पर्यावरण के रक्षा और प्रबंधन के बारे में समझाया गया। जैसे कि अभी लड़का वन काट रहा है, लखा बनल है एकदम, लखा जानता है कि नहीं जानता है? अभी एकदम लखा बनल है, एकदम बार बार पेड़ों की कटाई कर रहा है, समझ ही नहीं रहा है। बबलू डब्लू एकदम परेशान है। अब बबलू डब्लू पूरा परेशान है, तो उस परिस्थिति में वो क्या करेगा? उस परिस्थिति में बबलू डब्लू इस लखा को समझाएगा कि अरे लखा, तू काहे ला कुल्हाड़ी लेके दिन रात पगलेते रहे हैं रे, हैं? तुमको पता नहीं है पेड़ पौधे से भी हमें ऑक्सीजन मिलता है और पेड़ पौधे की भी वजह से हम लोग जीवित रहते हैं। पेड़ पौधे से ही हमें दवाइयां मिलती है, पेड़ पौधे की वजह से बायोडायवर्सिटी बढ़िया रहता है, जिसके वजह से हम और तुम दोनों बढ़िया है। यह चीज को बताओगे तब इसको अगर दिल में दया जागेगा तो लखा मान जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अर्थात भारत सरकार ने सन 1980 के दशक में एक क्या चीज लाया जी? आपका संयुक्त वन प्रबंधन, बोले तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लागू किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों को पर्यावरण के लाभ के बारे में क्या किया गया? बताया गया। और इसी के साथ यह चैप्टर का द एंड होता है, सबसे लास्ट चैप्टर आपके सामने खत्म हो गया। क्लियर? तो आप लोग तैयारी करते रहें, बस 2 क्लास और चलेगा, हो सकता है 2 क्लास एक लगेगा चैप्टर का, 2 क्लास में वो भी खत्म। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करें, हो सकता है 10 से भी पहले छूट जाए छुट्टी। बोलो काला कुखते रहता है। चलिए ठीक है, जाइए।